नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। आज से हम हिंदी साहित्य के यूजीसी नेट परीक्षा को लक्ष्य बनाते हुए कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। कक्षाएं शुरू कर रहे हैं उससे पहले जो हमारी आज की जो कक्षा होगी वो अत्यधिक महत्वपूर्ण इस वजह से है कि हम पूरे पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे तथा देखेंगे कि पाठ्यक्रम से किस किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज की क्लास मेरा अंदाजा है कि लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी और इस 1.5 से 2 घंटे की क्लास के अंदर से आपको जब अगर आपने पूरी तरीके से इस कक्षा को देख लिया, समझ लिया और रट लिया, तो आपको 5 से 7 प्रश्न आप मान के चलिए आपको परीक्षा में यूजीसी नेट की परीक्षा में मिल जाएँगे। और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण कक्षा है। कोई भी ऐसी कक्षा नहीं हो सकती जिसमें 5 से 7 प्रश्न 1 या 1.5 घंटे की क्लास में से पूछा जाए, लेकिन इस कक्षा से ज़रूर पूछे जाएँगे 5 से 7 प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास है। सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर आपको पता है कि कुल 10 यूनिट है। ठीक है, 10 यूनिट के अंदर 5 यूनिट हमारी ऐसी है जिसमें विभिन्न रचनाएं, जिसे हम टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसके अंदर क्या है, हमारे कविताएं हैं, कहानियां हैं, नाटक है, उपन्यास है। ठीक है, और अन्य गद्य विधाएं हैं, गद्य गलत लिख दिए यहाँ पर, अन्य गद्य विधाएं हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, व्यंग्य, यात्रा संस्मरण, ठीक है, निबंध, ये सारी चीज़ें हैं हमारे। ठीक है, इन सब चीज़ों की, कविताओं की इनकी कितनी संख्याएं हमने देखी तो कुल 123 संख्याएं इसमें है। 123 संख्याएं हैं और इन 123 में से प्रश्न तो आते ही हैं, लेकिन जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो इन रचनाओं में, इन रचनाओं के टेक्स्ट में क्या लिखा है उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम केवल इतनी चर्चा कर रहे हैं कि इनका प्रकाशन कब हुआ, किसका लेखक कौन है, कालक्रम क्या है, लेखकों के जीवन का कालक्रम क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसी में से 5 से 7 प्रश्न आ जाएंगे। 123 रचनाएं पढ़ने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हालांकि उसमें से भी प्रश्न आएंगे। आज कल आप देखेंगे कि पिछला जो यूजीसी नेट का पेपर का पैटर्न है उसमें ये बढ़ गई है प्रवृत्ति की जो रचनाएं हैं, जो टेक्स्ट है, उनमें से प्रश्न दिए जाएं। हिंदी साहित्य का इतिहास आदि में से प्रश्नों की संख्या कम हो गई है और जो ये यूनिट हैं जिनमें टेक्स्ट दिए हुए हैं उनसे प्रश्न ज़्यादा आने लग गए हैं। तो आज की एक यूनिट से, यूनिट का जो पहला पार्ट है केवल पाठ्यक्रम की चर्चा है, उसी में से 5 से 7 प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितनी है कविताएं, कुल कितनी है, 50 है। उपन्यास हमारे 13 पाठ्यक्रम में है। हिंदी कहानियाँ कितनी है, 21 है। और नाटक कितने हैं, 14 हैं। निबंध कितने, 11। ठीक है, और अन्य गद्य विधा की रचनाएं कितनी है, कुल 14 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 संस्मरण एवं रेखा चित्र, जीवनी 2, आत्मकथा 4, व्यंग्य 2, यात्रा संस्मरण 2। ऐसे नंबर कोई नहीं पूछेगा पाठ्यक्रम में कितनी है, सिर्फ बता रहा हूँ कि इस प्रकार की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ठीक है, ये आज की क्लास अगर क्लियर नहीं है ना, तो आपकी हिंदी साहित्य की तैयारी चाहे आप कितना भी पढ़ लें, ठीक है, लेकिन जेआरएफ क्लियर हो जाए बहुत मुश्किल है। ये एक कक्षा आपको जेआरएफ के निकट लेके जा सकती है, एक कक्षा नेट पास करने के लिए आपको तैयार कर सकती है, और एक ही कक्षा इन सब दोनों चीज़ों से आपको वंचित भी कर सकती है। तो कुल 123 रचनाएं हैं। और अब देखते हैं क्या क्या रचनाएं। सबसे पहले बात करते हैं उपन्यास की। अब देखिए, आप जो सारणी दी गई है आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि उपन्यासों की संख्या है 13, टोटल 13 उपन्यास है। ठीक है, और उपन्यास, उपन्यासकार एवं प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष किसका, उपन्यास का। इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। कई बार नेट में पूछा जाता है कि 4 उपन्यास दे दिए, इनका प्रकाशन वर्ष क्या होगा। ठीक है, उपन्यासकारों के नाम दे दिए, इनके जन्म से पहले से बाद में क्रम जचाइए। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। उपन्यास एवं उपन्यासकार दोनों का मिश्रण दे सकते हैं कि सुमेलित कीजिए किसने कौन सा उपन्यास लिखा, किसने कौन सा नहीं लिखा। ठीक है, और इसी प्रकार के प्रश्न ऐसे भी आते हैं, जैसे मान लो कृष्णा सोबती अपने यहाँ पर एग्जाम में हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा है, तो पूरी संभावना है कि कृष्णा सोबती के जिंदगीनामा हमारे पाठ्यक्रम में है, लेकिन ये भी संभावना है कि कृष्णा सोबती के अन्य जितने भी उपन्यास है उनके बारे में भी हमें पता हो। हमें ज़रूरी नहीं है हमें किसी दूसरे उपन्यासकार के बारे में पता हो या नहीं हो, लेकिन जो हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी उपन्यासकारों के नाम दे रखे हैं, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे रेणु हो, चाहे यशपाल हो, इनके जितने भी उपन्यास और जितनी भी इनकी कहानियाँ, कविताएं, रचनाएं हैं, उनके बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं उपन्यास। देखिए, हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा होगा, इसको लेकर कई बार चर्चा हुई है। ठीक है, और जो हिंदी के महान आचार्य हैं, या मान सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के रीढ़ हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने तो परीक्षा गुरु को, लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को, जो कि 1882 ईस्वी में छपा, उसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। ठीक है, अब देखते हैं कि उससे पहले भी एक उपन्यास था, लेकिन कुछ इसको उपन्यासकार की, उपन्यास की श्रेणी में रखते नहीं हैं और कुछ रखते हैं, लेकिन यूजीसी नेट ने हमें दे रखा है पाठ्यक्रम में, तो हम देखते हैं। सबसे पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। पंडित गौरीदत्त इसके रचनाकार हैं और ये 1870 ईस्वी में, कब, 1870 ईस्वी में
परीक्षा गुरु से भी पहले प्रकाशित हुआ है। ये याद रखना आपको पहला तथ्य। अब क्या इसके अंदर सारे तथ्य ही हैं, मैं बोल रहा हूँ तो आप क्या करें कि या तो स्क्रीन को सामने रख के लगातार बोलते रहें। देखिए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि ऑडियो विजुअल चीज़ है ना, उन उससे आप पढ़ें, अर्थात देख सकें और सुन भी सकें और हाथ से कुछ कुछ लिख भी सकें, तो क्या होगा, आपको जल्दी याद होगी चीज़ें। ठीक है, तो इसी वजह से ये कक्षा बनाई गई है। वैसे तो ये कक्षा आपको याद करने की है पूरी, लेकिन मैंने बनाई इसलिए ताकि आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ जाए, आपको पता हो कि कहीं ना कहीं टीचर का पढ़ाया हुआ एग्जाम हॉल के अंदर याद आ जाता है। ठीक है, तो पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। इसके रचनाकार है पंडित गौरीदत्त और 1870 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु, रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये दो उपन्यास किससे पहले के हैं? गोदान से पहले के हैं, प्रेमचंद से पहले के हैं, आपको ये याद रखना है। परीक्षा गुरु और देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी तो कहानी नाम से पता चल रही है, कहानी का बड़ा रूप उपन्यास हो गया। हालांकि कुछ भेद होते हैं, लेकिन फिर भी कहानी के जैसी संरचना होती है इसकी भी, विवरण अधिक होता है इसके अंदर। ठीक है, तो देवरानी जेठानी की कहानी आपको याद रखना है, कहानी है मतलब पहला है, 1870 में हो गया। फिर परीक्षा गुरु हो गया 1882 में। फिर आता है गोदान। गोदान आता है 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 ईस्वी कैसे याद करें गोदान का? तो इसका एक तरीका ये हो सकता है गोदान का याद करने का कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की एक बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसके अध्यक्ष प्रेमचंद चुने गए थे, और प्रेमचंद ने उस दिन से जो आदर्शवाद की कैंचुल है उसको उतार के फेंक दिया था और यथार्थवाद को अपने उपन्यास और कहानियों में अपना लिया था। और इसी दौर में कफन और गोदान जैसी रचनाएं उन्होंने लिखी थी, जो कि पूर्ण रूप से यथार्थवादी रचनाएं हैं। ठीक है, तो 1936 का महत्व यह हो गया। अब बात करते हैं अज्ञेय का। अगला उपन्यास आ गया हमारे यहाँ पर, शेखर एक जीवनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन ऐसे हो सकता है कि हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी कई बार हमें ज़्यादा पुराने लगते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि साहित्य इतिहास में भी उनको पढ़ते हैं, लेकिन इनका जो उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, ये अज्ञेय के शेखर एक जीवनी उपन्यास के बाद में प्रकाशित हुआ है, आपको ये याद रखना है। अज्ञेय आपको पता है कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और उस टाइम ये सैनिक नाम के पत्र भी चलाते थे, और इन्होंने काफ़ी भाग भी लिया था, लड़ाइयों में भी भाग लिया था, फिर फौज में भी भर्ती हो गए। ठीक है, तो इन्होंने जो फौज का बंदी जीवन है उसके ऊपर ये उपन्यास लिखना शुरू किया। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसके जितने भी उसके महत्वपूर्ण क्षण है जीवन के, वो उसको बार बार याद आने लगते हैं। जो यातना में होता है वही दृष्टा हो सकता है, दृष्टा ही सृष्टा हो सकता है। ऐसी ऐसी बात करते हैं ये उपन्यास के अंदर शुरू करने से पहले। वो कहते हैं कि जीवनी लिखी जरूर है, लेकिन ये मेरी जीवनी नहीं है। ये अंदाजा लगा लिया जाता है कई बार कि अगर कोई जीवनी लिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो लेखक है उसकी खुद की जीवनी उसमें सम्मिलित है, लेकिन आगे कहते हैं इसका इसके साथ में कोई संबंध नहीं है। तो ये लिखा गया था 1940-41 के अंदर, आपको याद रखना, भारत के स्वतंत्र होने से पहले। ठीक है, कौन सा? शेखर एक जीवनी भाग प्रथम। दूसरा है बाण भट्ट की आत्मकथा, अगला उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 4 उपन्यास लिखे थे, उसमें से एक महत्वपूर्ण उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1946 ईस्वी में। तो होता है कि जब भी कोई सन वगैरह या कोई क्रम याद करना होता है हमें, तो हमें एक चीज याद रखनी होती है कि हम घटनाओं का सह संबंध बनाए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, जब एसोसिएशन बन जाता है चीज़ों का, तो उनको याद करना बहुत इसके ईजी हो जाता है। एक के बाद एक चीज़ें या कुछ ग्रुप में हो जाती है। जैसे जितने भी उपन्यास हैं, 5 तक के जितने भी उपन्यास हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा तक, ये सब स्वतंत्रता पूर्व के उपन्यास है, हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व के। ठीक हो गया। अब अगला उपन्यास है मेला आंचल। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, और इन्होंने लिखा था 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में लिखा था फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला आंचल उपन्यास। इसकी क्या विषय वस्तु है, क्या कहानी है पूरी, ये जब हम मेला आंचल पढ़ेंगे तब उसमें देख लेंगे। मेला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, और 1954 ईस्वी में लिखा गया था। अगला उपन्यास है झूठा सच। ये उपन्यास है यशपाल का, 2 भागों में लिखा गया है। प्रथम भाग 1958 में, दूसरा भाग 1960 ईस्वी में लिखा गया था। ये पूरा उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में बहुत ही शानदार उपन्यास है, पढ़ना भी चाहिए ताकि विभाजन के समय जो त्रासदी हुई थी हमारे देश में उसके बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1958 और 60 में लिखा गया, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसी समय विभाजन हुआ था, 2-3 साल तक विभाजन की सारी पीड़ाएं चलती रही। तो उन सबको यशपाल ने जब नज़दीकी से देखा और अपनी मार्क्सवादी दृष्टि दी उसे, तो उसमें समय लगता है। तो 1958-60 के अंदर ये उपन्यास के दोनों भाग आए। अगला उपन्यास है राग दरबारी। राग दरबारी तो इतना प्रसिद्ध उपन्यास, इतना व्यंग्य है, मतलब ऐसे एक वाक्य खत्म होता है उससे पहले दूसरे वाक्य व्यंग्य से भरा हुआ शुरू हो जाता है, इतना व्यंग्य है इस उपन्यास के अंदर। और कुछ जो समीक्षक है उन्होंने तो ये मान लिया था
कि इस उपन्यास की नियति ये बन जाएगी, ये अफटित ही रह जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा व्यंग्य है कि कोई पाठक पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से व्यंग्य किया गया है। तो राग दरबारी व्यंग्य उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल का है और 1968 में ये प्रकाशित हुआ था, 1968 ईस्वी में। अगला उपन्यास है आपका बंटी। आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है। आप ऐसे 71 याद कर सकते हैं, तो मनु भंडारी का ये उपन्यास 1971 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला उपन्यास है मानस का हंस। मानस का हंस ये जो उपन्यास है, ये तुलसीदास के जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं और जितनी भी आसपास में लिखी गई घटनाएं, उस काल के जितने भी संत हैं उन्होंने लिखा था, उसको एक एक कड़ी में पिरोते हुए अमृतलाल नागर ने इस उपन्यास की रचना की। और इस उपन्यास का समय कौन सा है? 1972 ईस्वी। शायद आपकी स्क्रीन पर छिपा हुआ होगा, तो याद रख लीजिए 1972 ईस्वी हो गया अमृतलाल नागर मानस के हंस के। तो आपका बंटी के जस्ट अगले साल अर्थात एक साल बाद में 1972 में ये उपन्यास आया। फिर उपन्यास आता है धरती धन ने अपना। ये एक दलित चेतना का उपन्यास है, हालांकि जो लिखने वाला है वो दलित इतिहासकार नहीं है, दलित साहित्यकार या उपन्यासकार नहीं है। रचनाकार इसके जगदीश चंद्र और 1972 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, 1972 ईस्वी में लिखा गया है। अगला उपन्यास है तमस। तमस भी भीष्म साहनी का उपन्यास है, ये भी विभाजन की विभीषिका पर बनाया हुआ उपन्यास है। ठीक है, और 1973 ईस्वी में लिखा गया है। जो अंतिम उपन्यास अपने पाठ्यक्रम में है वो है जिंदगी नामा। ठीक है, कृष्णा सोबती इसके रचनाकार है। कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास भी है, जैसे मित्र मरजानी हो गया। ठीक है, तो काफ़ी जो महिला चेतना को, महिला केंद्रित उपन्यास है जिंदगीनामा और मित्र मरजानी आदि उपन्यास। ठीक है, कृष्णा सोबती लिखा कब? 1989 के अंदर, 1989 में। भीष्म साहनी ने लिखा 1973 ईस्वी में, जगदीश चंद्र का 1972 ईस्वी में। तो इन उपन्यासों को याद रखने का तरीका क्या है? 71 से लेकर 79 तक के उपन्यास को। आपका बंटी 71, मानस का हंस अमृतलाल नागर 1972 ईस्वी, धरती धन ने अपना जगदीश चंद्र 1972 ईस्वी, तमस भीष्म साहनी 1973 ईस्वी और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती 1989 ईस्वी। ठीक है, ये हो गए उपन्यास। ये आपको क्रम याद रखना उपन्यासों का। एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, संभावना है पूरी। अब आती है हमारी कहानियों की। कहानियाँ कितनी है अपने? कुल 21 कहानियाँ हैं अपने उपन्यास के अंदर। एक आप ये भी कर सकते हैं कि आप याद रखने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो 2-3 कहानियाँ हैं सबसे शुरू की, उनको याद कर लीजिए। कुछ कहानियाँ ऐसी जिसका आपने बहुत नाम सुना है, जैसे उसने कहा था कहानी इतनी ज़्यादा फेमस है कि सबने सुना है इसके बारे में। ठीक है, तो इसका सन क्या याद कर लीजिए। फिर ईदगाह का सबने सुना है, इसका सन याद कर लीजिए। फिर देखिए लास्ट में अंतिम में कौन सी कहानी है, अमृतसर आ गया, तो इसका क्या होगा? 1-2 बीच में कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। 4-5 कहानियों के सन कौन से, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। हालांकि याद तो पूरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 5 प्रश्न तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 प्रश्न इस एक क्लास से बन जाए। और 10 प्रश्न आप मानते हैं कि नेट और जेआरएफ के अंदर लड़के 7-8 प्रश्न से ही रह जाते हैं कहीं पे, या कभी कभी 2 प्रश्न से रह जाते हैं, क्योंकि इस चीज को वो हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, कि कर लेंगे बाद में याद, जबकि ये पूरी क्लास जो है वो एक दिन में रट लेने की है। एक दिन में रट लिया, फिर आधे आधे घंटे हर 5-7 दिन से पढ़ते रहे, तो ये 10 प्रश्न आप मान के चलो पक्का है। हिंदी साहित्य का इतिहास आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन उसमें से पढ़ने की वजह से आप एक्स्ट्रा 10% सही नहीं कर पाएंगे 1-2 घंटे की पढ़कर। इसको 2 घंटे पढ़कर आप एक्स्ट्रा 10% सही कर सकते हैं। ठीक है, तो कहानियां देखते हैं। सबसे पहले जो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वो है एक टोकरी मिट्टी। एक टोकरी पर मिट्टी। ठीक है, रचनाकार कौन है इसके? माधव राव सप्रे। ठीक है, एक शब्द लिखा हुआ है, एक को आप 1901 से जोड़ दीजिए। 1901 में ये प्रकाशित हुई थी। माधव राव सप्रे इसके रचनाकार है, और ये छत्तीसगढ़ मित्र जो प्रकाशन पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें, जो राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला भी कहते हैं। ठीक है, इनकी 2 कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। एक तो चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी है दुलाई वाली। ठीक है, इन दोनों कहानियों को याद रखना है आपको। पहली कहानी माधवराव सप्रे की जो एक टोकरी मिट्टी है, वो किस में प्रकाशित हुई थी? छत्तीसगढ़ मित्र में, 1901 में प्रकाशित हुई थी। फिर चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष की 1904 में प्रकाशित हुई थी। किस में हुई थी? सरस्वती में। किसके रूप में हुई थी? निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। फिर अगली कहानी इन्हीं की है, दुलाई वाली, राजेंद्र बाला घोष। कब हुई थी? 1907 में। किस में हुई थी? सरस्वती में। दोनों ही कहानियां जो राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला है उनकी प्रकाशित किस में हुई थी? सरस्वती में हुई थी। ठीक है, अगली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन।
प्रेमचंद की दो कहानी अपने पाठ्यक्रम में शामिल है, एक तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन और दूसरी है ईदगाह। लेकिन दोनों का प्रकाशन वर्ष अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रचनाओं को जचाया सभी को। ठीक है, फिर एक स्लाइड ऐसी भी होगी, एक या दो स्लाइड ऐसी भी होगी जिसमें जितने भी कहानीकार रचनाकार हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, ठीक है, उन सबको एक साथ में उनके जन्म वर्ष से क्रम से हमने जचाया है। तो ये सारी कक्षा है ना, पूरी क्रम काल क्रम और तथ्य से संबंधित कक्षा है। तो बोरिंग हो सकती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की कहानी है, 1907-8 में प्रकाशित हुई थी। और कौन सी पत्रिका में? जमाना या सोजे वतन में। जमाना या सोजे वतन में प्रकाशित हुई थी 1907-8 में। जमाना या सोजे वतन में, सरस्वती में नहीं हुई थी, जो उस टाइम की महत्वपूर्ण पत्रिका थी। अगला प्रश्न, अगली बात जो कहानी है वो है कानों में कंगना। कानों में कंगना, राधिका रमन प्रसाद सिंह। राधिका रमन प्रसाद सिंह, ये एक रोमांटिक सी कहानी है, भावात्मक कहानी है, भावुक कर देती है व्यक्ति को। और भावुक कहानियां किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद का किससे संबंधित है? हिंदू पत्रिका से उसका संबंध है उनका। ठीक है, तो 1913 में कौन सी आई थी? कानों में कंगना, राधिका रमन प्रसाद सिंह ने लिखी थी। और ये प्रश्न इस बार नेट के पाठ्यक्रम में पूछा भी गया था, नेट के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। कानों में कंगना जो कहानी है सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? और उसमें दे रखे थे चार, चांद, इंदु, सरस्वती और ये कोई और दूसरा नाम होगा। ठीक है, तो ये होगी इंदु। हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कौन सी? कानों में कंगना, राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी 1913 में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर अगली कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी प्रकाशित थी, लेखक कौन है इसके? गुलेरी जी, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। इसका तो याद रखने की जरूरत नहीं, आपको इतना याद हो गया होगा। 1913 में प्रकाशित हुई थी। और कौन सी पत्रिका में? सरस्वती में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, ये याद रखना आपको। अगली कहानी आकाशदीप। आकाशदीप किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। आकाशदीप 28 में 1928-29 में प्रकाशित हुई थी और आकाशदीप कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी ये। ठीक है, अगली कहानी है अपना अपना भाग्य। ये जैनेन्द्र की कहानी है, 1929 में प्रकाशित हुई थी। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र की कहानी है, 1929 में प्रकाशित हुई थी। विशाल भारत और वातायन, ये दो, विशाल भारत तो समाचार पत्र या पत्रिका हो गई उसमें, और वातायन ये कहानी संग्रह उसके अंदर प्रकाशित हुई थी 1931 के अंदर ही। कौन से में? वातायन में। ठीक है, फिर है ईदगाह। प्रेमचंद इसके रचनाकार है, 1933 में। ठीक है, और प्रेमचंद का संबंध किससे है? चांद पत्रिका से। चांद पत्रिका में 1933 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। कौन सी? ईदगाह, प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी। सन कौन सा है? 1933। अगली कहानी गैंग्रीन। ठीक है, जो गैंग्रीन कहानी है उसका रोज नाम भी है। आपने देखा ही होगा रोज या गैंग्रीन, क्योंकि रोज इसलिए नाम रखा क्योंकि रोजाना एक जो घटनाएं होती है जीवन की, जो नीरस बना देती है एक मध्यम वर्गीय महिला के जीवन को, जिसके जीवन में कोई सार नहीं बचा है, उसको दर्शाती है। ठीक है, तो फिर इसका नाम गैंग्रीन भी रखा गया। रचनाकार कौन है? अज्ञेय है। और 1937 और कई कई पर 1931 भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, 1937 में हंस और विपद का, क्या नाम है? विपद का, विपथगा, विपद का कहानी संग्रह है जो 1937 में प्रकाशित हुआ था। उसमें ये प्रकाशित हुई थी कहानी। किसकी? अज्ञेय की, विपद का। याद रखना, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगले देखते हैं राही कहानी। ठीक है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। ये जेल यात्रा जो वो करती है सुभद्रा कुमारी चौहान, उसके अनुभवों को आधार बनाते हुए इस कहानी को लिखा गया है कि जो राजनीतिक बंदी होते हैं वो किस प्रकार से सुविधा भोगी होते हैं, और एक जो महिलाएं गरीब जो छोटे से छोटा अपराध करके भी, और किस प्रकार से जेल की यातनाओं से सहन करनी पड़ती है या सहना पड़ता है, उसके ऊपर किस प्रकार के अत्याचार होते हैं, इसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। ये कई कई बार ऐसा भी मान सकते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कांग्रेसी थे मूल रूप से, उनके जीवन की क्या शैली थी, वो जेल जाना उनके लिए एक स्टेटस सिंबल कैसे बन गया था कि 4 बार जेल होके आ गए हो मतलब बड़ा नेता बन गए। ठीक है, उस चीज़ पर, और जेल में उनके जो सुविधाओं माँगने का जो तरीका है, उसके ऊपर व्यंग्य करते हुए एक राजनीतिक कहानी है ये। 1947 ईस्वी में ये लिखी गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहानी स्वतंत्रता सेनानी महिला थी, आप याद रख सकते हैं, 1947 में लिखी थी। अगली कहानी सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती की कहानी है, 1948 में है। और प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और बादलों के घेरे जो 1980 में प्रकाशित हुआ था, संग्रह कहानियों का बादलों के घेरे। बादलों के घेरे नाम से कृष्णा सोबती की एक कहानी भी है। ठीक है, वो 1980 में प्रकाशित हुआ था। उस
पत्रिका में इस कहानी को सम्मिलित किया गया था उस संग्रह में, ठीक है। लेकिन प्रतीक जो पत्रिका है उसमें भी ये कहानी प्रकाशित हुई थी पहले 1948 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिक्का बदल गया, ये कहानी भी जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में जमीनों का, उस विभाजन की त्रासदी को, विभीषिका को आधार बनाकर किस प्रकार से एक ही विभाजन, एक ही घटना मात्र से जो आसपास के लोग हैं वो भी किस प्रकार से पराये हो जाते हैं, किस प्रकार से जिस व्यक्ति का सिक्का चलता है उसका सिक्का बदल जाता है, ठीक है। उस कहानी को, शाहजी और शाहनी के जीवन को, उनके आसपास के लोगों के ऊपर प्रभाव को, उनकी दयालुता को, ठीक है, इन सबको आधार बनाते हुए इस कहानी की रचना की गई है कृष्णा सोबती के द्वारा, ठीक है। भाषा इसमें थोड़ी थोड़ी पंजाबी है। मैं ये सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस कहानी को याद करते हुए इसके सन को, इसके जो पत्रिका है प्रकाशन पत्रिका उसको, संग्रह को याद करते हुए इस कहानी के साथ में भी कनेक्ट कर ले खुद को, ताकि इजीली याद हो जाए आपको, ठीक है। अगली कहानी है चीप की दावत। चीप की दावत शायद आपने पढ़ ली होगी कहानी, भीष्म साहनी की कहानी है, 1956 में प्रकाशित हुई है। और चीप की दावत जो कहानी संग्रह है वो 1957 में प्रकाशित हुआ है। तो ये दोनों ही सन माने जा सकते हैं, 56 और 57 अगर पूछ लिया आपको तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। ये कहानी भी जो कुछ लोग जो समीक्षक है कहानी के वो कहते हैं कि जो प्रेमचंद की बूढ़ी का की कहानी है उसका उन्नत संस्करण है या उसका आधुनिक संस्करण है ये कहानी चीप की दावत। जो चीप की जो माँ होती है वो बदसूरत होती है, ठीक है, और क्योंकि प्रस्तुत करने के योग्य नहीं होती इस वजह से उसको घर के अंदर छुपा के रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वो माँ किस प्रकार से एक प्रोफेशनल या व्यवसायी व्यक्ति के लिए किस प्रकार से फायदे का सौदा बन सकती है, और उस वजह से उस माँ के प्रति उसके भाव में कैसे बदलाव आता है, और माँ को ये एहसास होता है कि मेरी हैसियत क्या है, लेकिन फिर उसे अचानक लगता है कि मेरे पुत्र का अगर मैं कुछ काम कर दूं तो इससे इसका फायदा होगा, तो उसकी ममता किस प्रकार से बह जाती है, ठीक है। इस सारी चीज़ को आधार बनाकर ये चीप की दावत जो भीष्म साहनी की कहानी है उसको लिखा गया है। अगली कहानी है परिंदे। निर्मल वर्मा इसके रचनाकार हैं। परिंदे कहानी, निर्मल वर्मा इसके रचनाकार हैं। इसका मुख्य किरदार है, उसका नाम है लतिका, ठीक है। ये भी अकेलेपन को आधार बनाकर लिखी गई कहानी है, ठीक है। 1957 ईस्वी या 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हंस में इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ, फिर 1959 में इसका परिंदे जो कहानी संग्रह है उसमें प्रकाशन होता है। इस परिंदे कहानी संग्रह को डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी की जो नई कहानी है, नई कहानी, उस आंदोलन के का प्रथम संग्रह माना है। परिंदे कहानी संग्रह को डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी का जो नई कहानी आंदोलन है उसका प्रथम संग्रह या प्रतिनिधि संग्रह माना है, ठीक है। अगली कहानी है राजा निर्बंसिया। इसके रचनाकार है कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर, 1957-58 में लिखी गई ये कहानी। राजा निर्बंसिया जो कहानी संग्रह 1957 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। ये कहानी दो समानांतर कहानी इसमें चलती है। एक तो प्राचीन काल के एक राजा जिसके कोई पुत्र नहीं होता, लेकिन रानी को जो नियोग प्रथा है उससे कुछ पुत्र की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से राजा उसको अपना लेता है, ठीक है। लेकिन आधुनिक समय में उसी प्रकार अगर किसी एक महिला अगर नियोग प्रथा से या किसी और प्रकार से अगर किसी पुत्र को प्राप्त करती है तो उसका पति उसे स्वीकार नहीं करता, और अंत कैसे होता है इस कहानी का, इस प्रकार की कहानी की पूरी बनावट है। दो समानांतर कहानियां चलती है, एक तो प्राचीन समय की और एक आधुनिक समय की। तो प्रतीकात्मक दृष्टि से दो सभ्यताओं का या दो समयों की तुलना करते हुए कमलेश्वर ने यह कहानी लिखी है, ठीक है। अगली कहानी कोशी का गठवार। ये एक प्रेम कहानी है और बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है। वैसे जितनी भी कहानी आपके पाठ्यक्रम में सारी आपको पढ़नी ही है, और सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जो इसे खराब है। शुरू की दो तीन कहानियों को छोड़कर, जैसे दुलाई वाली या चंद्रदेव से मेरी बात है, इसमें क्या है कि वो रोचकता नहीं है उन कहानियों में, ठीक है। कोशी का गठवार शेखर जोशी की कहानी है, 1957 में ये कहानी लिखी गई थी, ठीक है, 1957 में। और कल्पना पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में? कल्पना पत्रिका में। और कोशी का गठवार कहानी संग्रह के रूप में जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1958 में। शेखर जोशी की कहानी कोशी का गठवार, ठीक है। अगली कहानी है, दो कहानियां 17 और 18 नंबर जो कहानी है वो फणीश्वर नाथ रेणु की है, ठीक है। पहली कहानी का नाम है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी 1957 में प्रकाशित हुई थी, और कहानी पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी सबसे पहले। लेकिन जो इसका कहानी संग्रह इन दोनों कहानियों का वो क्या है,
ठुमरी 1959 में प्रकाशित हुआ था। और दूसरी कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम रेणु की कहानी 1958 में और अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी और अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कहानी संग्रह क्या है? ठुमरी, दोनों का ही ठुमरी। अगली कहानी है पिता। ज्ञान रंजन की कहानी है। ये जो पीढ़ीगत वैचारिक टकराव होता है उसको आधार बनाते हुए इस कहानी को लिखा गया है। और पिता की कहानी 65 से 65 में। ठीक है, मैं तो इस प्रकार से याद कर लेता था कभी चीजें, जब इन परीक्षाओं की तैयारी करते थे तब कैसे याद करनी है। तो जैसे एक इमेज बनानी होती है आपको चीज़ों की। ठीक है, जैसे राजा निर्बंसिया पढ़ा है ना आपने, तो निर के अंदर जैसे रे आ रहा है उतने ही बल के साथ में ये कमलेश्वर में रे आ रहा है, तो निर्बंसिया कमलेश्वर याद कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ों को याद करता था। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को याद कर सकते। पिता ज्ञान रंजन याद रह जाएगा 65 के अंदर, और पे और फे में ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो फैंस के इधर उधर ये कहानी संग्रह हो गया। इस प्रकार से जो आप खुद से संबंध बनाएंगे वो ज़्यादा आसान होगा आपको याद करने के लिए। ठीक है, अगर आपको वो सहसंबंध नहीं बन रहा आपसे, तो आप बता सकते हैं कि कमेंट करके बता देना कि आप बना के दे दो हमें कुछ सहसंबंध जिससे हमें इजीली याद हो जाए। तो मैं एक और क्लास ले लूँगा इसकी फिर कभी, कि पूरी की पूरी याद हो जाए, क्योंकि ये जितना याद होगा अच्छे तरीके से उतना ही आपके परीक्षा में सवाल पूरे में से पूरे सही होने की संभावना रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि 10 प्रश्न अगर इस क्लास से आए तो 10 के 10 सही हो। एक भी गलत हो गया मतलब आप रेस से बाहर जा रहे हैं उतना ही। ठीक है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ठीक है, तो आपको पता है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर मतलब कुछ एक अजीब सी बात की जा रही है, अर्थात कुछ व्यंग्य की, कुछ विशेष बात की जा रही है जो कि आम नहीं है, जो कि विचित्र है। ठीक है, तो कौन लिखते हैं विचित्र बातें हिंदी साहित्य में? हरिशंकर परसाई। 1970 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी, 1970 में। और कहानी संग्रह का नाम क्या है इनके, जो व्यंग्य संग्रह का? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। कब प्रकाशित हुआ था? 1970 में ही। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका है? हरिशंकर परसाई का। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस कहानी को, या इस कहानी मानो इसको, या चाहे व्यंग्य कहानी मानो, व्यंग्य कहानी कह सकते हैं, ये 1970 में प्रकाशित हुई थी। अगला है अंतिम कहानी अमृतसर आ गया। ठीक है, अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की कहानी है। अमृतसर ऐसे 71 वापस आ गया। भीष्म साहनी की कहानी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लेकिन अमृतसर आ गया, अमृतसर आने की जो कहानी है पूरी क्या है? पूरी एक ट्रेन की कहानी है। एक रेल में किस प्रकार से विभाजन के समय में गाँव के क्या हालत है, दंगों के कारण किस प्रकार से परिस्थितियाँ आती है। कोई एक व्यक्ति जब अमृतसर आता है, जो सिख व्यक्ति होता है या हिंदू वर्ग का व्यक्ति होता है, वो जब अमृतसर नज़दीक आने लगता है तब उसके जो हौसले कैसे बुलंद हो जाते हैं। लेकिन उसी प्रकार जैसे लाहौर निकट आता है उस समय किस प्रकार से कि मुसलमान के, एक अफगान के हौसले बुलंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बदलती हुई परिस्थितियों में एक दिन की या 2 दिन की घटनाओं को आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है। और ट्रेन किस पर चलती है? पटरियों पर चलती है। तो कहानी संग्रह क्या हो गया इसका? पटरियाँ 1973। ठीक है, अमृतसर आ गया ट्रेन पर ट्रेन को आधार बनाते हुए, ट्रेन की यात्रा को, रेल की यात्रा को आधार बनाते हुए लिखी गई कहानी है। और रेल चलती है पटरियों पर। तो पटरियाँ कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। और क्योंकि भीष्म साहनी भी इस प्रकार की कहानी लिखते थे, किस प्रकार से कहानी लिखते थे? वो लिखते थे सामाजिक कहानियाँ। ठीक है, और सामाजिक कहानियाँ भी कौन लिखते थे? प्रेमचंद। प्रेमचंद का किससे संबंध था? हंस पत्रिका से। तो ये भी किसमें प्रकाशित हुई थी? हंस पत्रिका में। ठीक है, याद रह जाएगा। कितने मिनट की क्लास हो गई है? लगभग 28 मिनट की क्लास हो गई है। ठीक है, कोशिश करते हैं कि 1.5 घंटे के अंदर ये, अगर ये क्लास निपट जाएगी तो ठीक है। अगला है नाटक, नाटककार एवं प्रकाशन वर्ष। ये तो बहुत ही ईज़ी है याद रखना ये चीज़ तो। नाटक, नाटककार एवं प्रकाशन वर्ष तो कोई है ही नहीं इसके अंदर मुश्किल, इतना ज़्यादा ईज़ी है। कहानियों को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। उपन्यास की भी जो सन वगैरह याद रखने में मुश्किल नहीं है। कहानियों के सन, और क्योंकि इनकी पत्रिकाएँ होती है कि कौन सी पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी, इस वज़ह से थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस कक्षा को, जो कक्षा को क्या, जो सेक्शन है कहानी का, उसको आपको थोड़ा डीप में, थोड़ा रुक कर और मन-मन में 2-3 बार दोहराते हुए, हाथ से लिखते हुए आपको याद करना है। नेट की परीक्षा जेआरएफ के साथ में पास करनी है तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कुल 14 नाटक अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ठीक है, बीच में कॉल आ गया था, शुरू करते हैं वापस, है ना? ठीक है, तो नाटक कुल कितने हैं? 14 नाटक है। और
याद करना इसलिए इसको इजी है क्योंकि जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनके दो नाटक हो गए, प्रसाद के तीन नाटक हमारे साथ में हो गए एक साथ में, मोहन राकेश के दो नाटक हो गए, तो क्या हो गया, एक एक आदमी दो दो तीन तीन नाटक आ रहे, तो ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है फिर ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला नाटक कौन सा पाठ्यक्रम में कालक्रम की दृष्टि से? भारत दूरदशा। भारत दूरदशा। कौन रचनाकार इसके? लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1880 और 76 दो इसके प्रकाशन वर्ष माने जाते हैं या लेखन वर्ष माने जाते हैं, 1876 और 80। ठीक है, अगला है अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1881 ईस्वी के अंदर। ये दोनों नाटक, भारतेंदु के दोनों नाटक क्या हो गए, सबसे पहले हो गए। और कालक्रम पूछ भी ले, इन दोनों नाटकों को भी दे दे अगर पाठ्यक्रम में, तो याद रखना है भारत दूरदशा सबसे पहले, अंधेर नगरी बाद में है। ठीक है, ए से बी बाद में आता है। ठीक है, तो ए से बी बाद में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बी पहले है, अर्थात बी अर्थात भारत, ए अर्थात अंधेर नगरी। ठीक है, तो ये याद रखना है क्रम आपको। फिर अगला क्रम है जयशंकर प्रसाद के तीन नाटकों का। प्रसाद के तीन नाटक एक साथ में हमारे पाठ्यक्रम में है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, स्कंदगुप्त एक सामान्य सा नाम है अगर इतिहास में आपने नहीं पढ़ा हो तो, लेकिन चंद्रगुप्त आपने इतिहास में जरूर नाम पढ़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त जो गुप्त शासक था उसका भी नाम आपने पढ़ा है। तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त एक स्कंदगुप्त से एक ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा महान शासक था। ठीक है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी, अगर उस काल के अंदर कोई एक ऐसी महिला हो जिसने अपने व्यक्तित्व से, ठीक है, अपने नारित्व से कुछ नए प्रतिमान स्थापित किए हों, ऐसी स्थिति में वो क्या होती है, किसी भी राजा से, जो पुरुष राजा उससे बड़ी बन जाती है। तो ये तीन क्रम आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी तो इन सबसे बड़ी है, तो ध्रुव स्वामिनी। इनका क्रम क्या है? स्कंदगुप्त में आप देखते हैं कि हल्का सा जो ए का साउंड आता है, ठीक है, तो आप 28 याद कर लो इसको। ठीक है, स्कंदगुप्त 1928 में, स्कंदगुप्त 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में। ठीक है, चंद्रगुप्त 1931 में, और ध्रुव स्वामिनी 1933 के अंदर। 28, 31 और 33 ये तीन वर्ष हैं किसके? जयशंकर प्रसाद के नाटकों के, 28, 31 और 33, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। फिर अगला नाटक है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली 1934 में प्रकाशन हुआ इसका। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र इसके रचनाकार हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अपने पाठ्यक्रम में साहित्य लक्ष्मी नारायण लाल दे रखा है, लाल नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल अलग रचनाकार है, नाटककार है, और मिश्र अलग नाटककार है। तो सिंदूर की होली लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, और 1934 ईस्वी में लिखा गया था। तो ये जितने भी नाटक है सिंदूर की होली तक, ये स्वतंत्रता से पहले के नाटक है। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के बाद में जो हमारे पाठ्यक्रम में नाटक है उसमें से पहला नाटक, दो नाटक हम देख सकते हैं जो एक ही काल में लिखे गए थे, 1954 के अंदर। आगरा बाजार, आगरा बाजार के लेखक है हबीब तनवीर। ये आगरा बाजार जो नाटक है वो 1857 की क्रांति, उसके आसपास के समय, मुसलमानी शासन के समय को आधार बनाते हुए ये नाटक लिखा गया है। और मुसलमानी शासन को आधार बनाते हुए आगरा, क्योंकि मुसलमानी शासन का केंद्र था उस समय, राजधानी भी था, तो हबीब तनवीर मुसलमान लेखक हो गए। तो ऐसे लिंक कर सकते हैं, मैं कोई हिंदू मुसलमान में बांट नहीं रहा हूँ, मैं अपने याद करने की दृष्टि से चीज़ों को इस प्रकार से बता रहा हूँ कि मुसलमान नाटककार है ये, तो ऐसे मान सकते हैं कि भाई ये आगरा बाजार नाटक 1954 ईस्वी के अंदर। और अगला नाटक है अंजो दीदी। ये उपेंद्र नाथ अश्क का, ए से ए आप याद कर सकते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण नाटक है। एक जो महिला है, जो खुर्राट सी महिलाएं होती है, वो अपनी चेतना को लेकर और अपनी जिद को लेकर इतनी ज़्यादा जिद्दी टाइप की महिला है कि वो अपनी जान तक दे देती है अपनी एक जिद को पूरा करने के लिए। ठीक है, और बहुत ही शानदार नाटक है, आप सबको पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना पड़ेगा ही आपको वैसे भी। ठीक है, क्योंकि आपको पात्र कौन कौन से किस नाटक में क्या क्या घटनाएं हुई वो सब याद करना है, तो नाटकों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है और 1954 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, फिर है अगला अंधा युग नाटक। देख ले, तीन जो नाटक है 1954, 54, 55 में प्रकाशित हुए हैं। अंधा युग, अंधा युग है धर्मवीर भारती का नाटक। ठीक है, ये महाभारत के बाद के समय, अर्थात प्रभास तीर्थ वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ उसके अंदर, उसके समय के बाद के जो समय है उसको आधार बनाते हुए जब युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, तो किस प्रकार से पृथ्वी पर एक अंधा युग अवतरित होता है, जो किसी को भी नहीं देखता, सब कुछ मार डालने को, सब कुछ नष्ट करने की प्रवृत्ति को लेकर जन्म हुआ है उसका। ठीक है, तो जो 1945 के अंदर
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उसके बाद में जो विश्व भर में जो युद्ध विरोधी चेतना का उभार हुआ था, उसको आधार बनाते हुए धर्मवीर भारती ने 1955 ईस्वी में अंधा युग नाटक लिखा था। ये एक गीति नाटक है, ठीक है, जो गीत की शैली में गाकर इस नाटक को लिखा गया और ये नाटक भी बहुत जबरदस्त नाटक है, ठीक है। अगले जो दो नाटक है वो है मोहन राकेश के। एक तो है आषाढ़ का एक दिन और दूसरा है आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है, 1958 में लिखा गया था, आषाढ़ 58, इससे याद रख लेना, ठीक है। और आधे अधूरे 1969 में लिखा गया था। आधे अधूरे 1969 में लिखा गया था, 1969 में लिखा गया था। और मोहन राकेश का जो आषाढ़ का एक दिन है वो लिखा गया था 1958 ईस्वी में, ठीक है। फिर है बकरी। बकरी बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, ठीक है, राजनीतिक नाटक है। और राजनीति में चुनावी जो गतिविधियां होती है उसमें किस प्रकार की साठगांठ और किस प्रकार से राजनीतिक मुद्दे खड़े किए जाते हैं और किस प्रकार से जनता को बकरी बनाकर उसका दोहन किया जाता है, फिर उसकी खाल सींग सब कुछ उपयोग में ले लिया जाता है और किस प्रकार से वो समाप्त कर दी जाती है। और राजनीतिक प्रकृति के लोग किस प्रकार से जनता का फायदा उठाते रहते हैं अनवरत रूप से, इसको आधार बनाया गया है। और बीच बीच में नाटक में क्रांतिकारी चेतना की अभिव्यक्ति करने का प्रयास भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो बकरी नाटक हो गया, 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर आता है नाटक एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है वो है शंकर शेष का नाटक, और 77 में ये नाटक शंकर 77, ठीक है। एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष, शंकर और 77, 1977 में यह नाटक प्रकाशित हुआ था। अंतिम जो नाटक है हमारे पाठ्यक्रम में वो है महाभोज। मनु भंडारी का ये नाटक है, मनु भंडारी का नाटक है ये। और मनु भंडारी का जो महाभोज उपन्यास है उसका नाट्य रूपांतरण है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1982 ईस्वी में, ठीक है। जो मनु भंडारी का महाभोज उपन्यास है वो 1989 ईस्वी में हुआ था और उसकी 3 वर्ष बाद में 1982 में इसका नाट्य रूपांतरण प्रकाशित हुआ महाभोज का, ठीक है। ये हो गए नाटक। अब है अपने निबंध। निबंध कितने हैं अपने कुल उपन्यास इसमें पाठ्यक्रम में? 11 निबंध है अपने, ठीक है। निबंध कितने हैं? 11 निबंध है। और क्योंकि जैसे कहानियाँ होती है इसी प्रकार से निबंध भी कई बार जो पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित होते रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इनको भी याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तो जो शुरू के 2 निबंध है अपने, पहला निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण और दूसरा है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है। दोनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं। दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। जो दिल्ली दरबार दर्पण है वो 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये निबंध। और दिल्ली दरबार दर्पण क्योंकि दिल्ली में जो दरबार लगा था अंग्रेजी राज का 1977 में, उसको आधार बनाते हुए उसकी जो राजनीतिक जो चीज़ें होती है उस पूरे दरबार के अंदर राजनीतिक या फिर जो व्यावहारिक चीज़ें जितनी भी होती है, किस प्रकार से राजा किसको सलामी दे रहे हैं, कितनी सलामी किसको दी गई और कौन सा राजा ज़्यादा सम्मान पाता है, कौन सा कम सम्मान पाता है, ठीक है। और स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि में जो राजनीतिक चेतना को भी इस नाटक में प्रयुक्त किया गया है। तो 1877 ईस्वी के अंदर ये प्रकाशित हुआ। फिर अगला है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और ये बलिया में ददरी मेले में आर्य देशोपकारिणी सभा के जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें भाषण दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और उस भाषण का शीर्षक था भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बलिया के ददरी मेले में। ये प्रश्न भी यूजीसी नेट में इस बार पूछा गया है, ठीक है, कि इस नाटक की रचना कहाँ हुई, किस समय इसको भाषण के रूप में दिया था। और फिर इसका 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशन हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, क्लियर। अगला है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे, इसमें कुल 8 चिट्ठे हैं। कितने हैं? और बाल मुकुंद गुप्त ने ये चिट्ठे लिखे हैं। 1904 से 7 में लॉर्ड कर्जन के नाम से चिट्ठे लिखे हैं। बंगाल विभाजन को आधार बनाते हुए चिट्ठे लिखे गए हैं। इसको बंगाल विभाजन को। और भारत मित्र पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था इस पूरी सीरीज का। शिव शंभू के चिट्ठे 8 चिट्ठे हैं, 8 खत हैं। वो निबंध के रूप में 1904 से 1907 के बीच प्रकाशित हुए थे। बंगाल विभाजन को और लॉर्ड कर्जन की जो भारत विरोधी नीतियां हैं
उनको आधार बनाते हुए उसकी आलोचना करते हुए चिट्ठे लिखे गए हैं और भारत मित्र पत्रिका में ये चिट्ठे प्रकाशित हुए थे। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है। फिर अगला जो निबंध है वो है हिंदी साहित्य का अत्यधिक महत्वपूर्ण निबंध, जो लगभग हर परीक्षा में इस निबंध को आधार बनाया जाता है और निबंध का नाम है कविता क्या है। कविता क्या है, ठीक है। तो इस कविता क्या है निबंध की जो विषय वस्तु उसके बारे में, तो जब इसकी क्या सारे निबंधों की विषय वस्तु क्या है इसके बारे में तो हम तब पढ़ेंगे जब हम निबंधों को पढ़ेंगे, इनके टेक्स्ट को पढ़ेंगे। यहाँ तो यही देखते हैं कि कविता क्या है निबंध के रचनाकार कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1908 और 9। देखिए कमाल की बात है कि शायद एक दो वर्ष पहले जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी उसमें 1908 एक सुबह वाली पारी के अंदर 1908 दे रखा है कविता क्या है निबंध की प्रकाशन का वर्ष है, और शाम वाली पारी में दे रखा है 1909, ठीक है। और यूजीसी नेट ने क्या किया है, एनटीए ने, कि 1900 सुबह वाली पारी में 1908 सही माना और शाम वाली पारी में 1909 सही माना, और दोनों में 1908 और 1909 दे रखे हैं। कमाल की बात तो ये है, ऐसा हो ना कि एक में 1908 दे रखा है, दूसरे में 1908 दे ही नहीं रखा, 9 दे रखा हो, तब मानते हैं सही मान लिया। दोनों में 1908 ऐसे दे रखे हैं, इसमें 1900 विकल्प दे रहे हैं 1907, 1908, 1909 और 1910। सुबह वाली पारी में 1908 माना और शाम वाली पारी में 1909 माना, 8 नहीं माना, ठीक है। चैलेंज भी किया कई लड़कों ने, लेकिन नहीं माने यूजीसी नेट, दोनों ने माना तो माना अपना उत्तर। तो ये भी विचित्रता तो है ही। तो ये सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था, तो हमें यही याद रखना है कि सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। कविता क्या है निबंध। अगला है मजदूरी और प्रेम। द्विवेदी युग के अंदर भावात्मक निबंध लिखने के क्रम में जो महत्वपूर्ण निबंधकार थे उनका नाम है अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह 1912 में इन्होंने मजदूरी और प्रेम नाम का ये निबंध लिखा था। कब लिखा था, 1912 में मजदूरी और प्रेम निबंध लिखा था। अगला है शिव मूर्ति। देखिए शिव शंभू और शिव मूर्ति दोनों अलग अलग चीज याद रख लेना आप। शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है, 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था शिव मूर्ति निबंध, ठीक है। फिर निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, 1951 में यह प्रकाशित हुआ था। और कल्पलता पत्रिका है, पत्रिका क्या ये निबंध संग्रह, उसमें प्रकाशित हुआ था कल्पलता में, 1951 ईस्वी में कल्पलता में प्रकाशित हुआ था। फिर है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, कुबेर नाथ राय का यह मित्र है, निबंध है कुबेर नाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास, और इसका है सन क्या है, 1974 ईस्वी। ये भी यूजीसी नेट परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है कि उत्तर फाल्गुनी के आसपास कुबेर नाथ राय का निबंध कब प्रकाशित हुआ था, 1974 ईस्वी में। इसका जो निबंध संग्रह है उसका नाम है विषाद योग। ये भी प्रकाशित कब हुआ था, 1974 ईस्वी में। नाम क्या है निबंध संग्रह का, विषाद योग। विषाद योग 1974 ईस्वी, कुबेर नाथ राय, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, ठीक है। देखिए कितने प्रश्न आ गए हैं परीक्षा के अंदर इतनी सी क्लास में से। अगला है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्यानिवास मिश्र का ये निबंध है, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध संग्रह का नाम भी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और सन क्या है इसमें भी, 1974 ईस्वी, ठीक है। तो उत्तर फाल्गुनी के आसपास और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक प्रकार से निबंध लगते हैं ये क्या नाम है इसके टाइटल के हिसाब से, शीर्षक के हिसाब से, और ये 1974 में प्रकाशित हुए। संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह का ये क्या नाम निबंध है, संस्कृति और सौंदर्य, नामवर सिंह का, 1982 ईस्वी में। और दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी वो निबंध संग्रह है, ठीक है। अगली बार जब हम पढ़ेंगे ना तो जितनी भी ये निबंध संग्रह हैं जिस पत्रिका में शामिल किए गए हैं वो मैं आपके सामने फोटो ला के रखूंगा कि देखो ये जो निबंध संग्रह की जो किताब है इसके अंदर 7 निबंध दिए हुए हैं, 8 निबंध दिए हुए हैं, और ये इसकी फोटो है। उससे क्या आपकी कनेक्शन बनेगा उस किताब के साथ में, और याद करना और ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। जितने भी निबंध संग्रह हैं जितने भी, उन सब की मेरे पास में किताबें पड़ी हुई हैं, उसमें कौन कौन से निबंध और दिए हुए हैं ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एक दूसरी परंपरा की खोज जो निबंध संग्रह हैं उसमें निम्न में से कौन सा निबंध नहीं सम्मिलित किया गया है, और 4 निबंधों के नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो संस्कृति और सौंदर्य क्योंकि ये निबंध है और ये दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक में है, इस वजह से उन प्रश्नों के पूछने की भी पूरी संभावना बन जाती है, ठीक है। जो अंतिम निबंध है अपने पाठ्यक्रम में वह है
उठ जाग मुसाफिर, ठीक है, विवेकी राय इसके लेखक हैं, विवेकी राय। और 2012 में, मतलब ज़्यादा साल नहीं हुए इसको तो भी, उठ जाग मुसाफिर 2012 में ये निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था। उठ जाग मुसाफिर 2012 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निबंध हो गए अपने। अब अन्य गद्य रचनाएं, ठीक है, गद्य रचनाएं अपनी कितनी थी? 14 थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, गद्य रचनाओं के नाम देती है और ये कि कौन सी रचना है, ये नहीं कौन सी विधा की रचना है। ये विद्या गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, विधा लिखना है आपको, ठीक है, विधा। तो जो पहला गद्य रचना है अपनी, वो है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। मेरी तिब्बत यात्रा का 1937 ईस्वी में। और इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। और ये क्या है? यात्रा संस्मरण या यात्रा वृतांत है, मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है। फिर 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नाम क्या है उसका? ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा और रेखा चित्र। ये क्या है? ठकुरी बाबा क्या है? रेखा चित्र है। 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लेखक इसकी है महादेवी वर्मा। रेखा चित्र है ये। और उस रेखा चित्र का नाम क्या है? स्मृति की रेखाएं। क्या नाम है? स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं। और ये पूछा जा सकता है कि इस रेखा चित्र में और कौन कौन से रेखा चित्र हैं, किन किन व्यक्तियों पर रेखा चित्र है। ठीक है। फिर आता है प्रेमचंद घर में। ठीक है, प्रेमचंद घर में प्रकाशन हुआ था 1944 ईस्वी में। और शिवरानी देवी ने लिखा था। और ये एक जीवनी है। क्या है? यह एक जीवनी है। किसकी है? प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद के बारे में बताती है ये कि क्या क्या प्रेमचंद किस प्रकार के थे घर के अंदर, उनका जीवन किस प्रकार का था। इस जो जीवनी है ये जो शिवरानी देवी द्वारा लिखी, इसमें ये जो लेखिका है वो कहती है कि मैं कोई लेखिका नहीं हूँ, मैंने कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि प्रेमचंद के बारे में आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी लाइन है इस जीवनी के अंदर कि मिट्टी सबको खा जाती है, मिट्टी सबको खा जाती है पर मिट्टी को कोई नहीं खा पाता। ठीक है, बहुत ही व्यापक अर्थ है इस लाइन के। और ये पढ़िएगा, आपको अच्छी लगेगी ये जीवनी प्रेमचंद के बारे में। हालांकि बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी है, जैसे मतलब कुछ प्रसंग तो इतने ज़्यादा दे रखे हैं ऐसे वाहियात से ही लगते हैं, मेरी जो दृष्टि है उसमें ये वाहियात से लगते हैं कि बार बार जैसे बीमारी का बहुत ज़्यादा जिक्र है प्रेमचंद की। ठीक है। और एक और भी चीज़ है इसके अंदर के जलोदर से जो पीड़ित रोगी होते हैं उनसे ज़्यादा प्यासा कोई भी नहीं होता, जबकि उनका पेट पानी से भरा रहता है। हर वक्त इतना पानी रहता है उसके पेट में। जलोदर का जो रोगी होता है उसके पेट में पानी इकट्ठा होने लग जाता है, लेकिन वही व्यक्ति सबसे प्यासा होता है। तो ये जो दो लाइनें हैं, ये मुझे इस पूरी जो प्रेमचंद घर में जो पूरी जीवनी है इसका सार तत्व लगती है। ठीक है, 1944 में प्रकाशित हुई। फिर है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी अपने जो आसपास के लोग हैं जितने भी, उनके बारे में उनका रेखा चित्र बनाते हुए प्रतीत होते हैं, तथा उनका जीवन कैसा रहा उसके बारे में जानकारी देते हैं हमें। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी 1946 ईस्वी, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र। अगला है अरे यायावर याद, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अज्ञेय इसके लेखक हैं। और ये क्या है? यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत अपने पाठ्यक्रम में दो ही है, एक तो अज्ञेय का अरे यायावर रहेगा याद, और मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी। ठीक है। फिर है संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, इसमें भारतीय संस्कृति के संपूर्ण विकास को आधार बनाते हुए निबंध शैली में, या ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक अध्ययन ग्रंथ के रूप में संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। और इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। अगला है एक साहित्यिक की डायरी। 1957, 1964 और 2000, ये 3 सन दिए जाते हैं अलग अलग इसमें, है ना। कभी प्रकाश कुछ निबंध पहले प्रकाशित हुए 1957-58 में, फिर कुछ 1964 में, फिर पूरी पुस्तक के रूप में 2000 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध इसके रचनाकार हैं। निबंध, ठीक है, पत्रिका में ये प्रकाशित हुए। और फिर वसुधा एवं, सॉरी, ये संग निबंध जो है ये इसका विधा है। क्या है?
विधा, निबंध विधा का संग्रह है। मतलब इसमें देखोगे तो आप कभी-कभी कहानी सी भी लगती है, निबंध भी लगती है, लेकिन इसको निबंध ही माना गया है। ठीक है? वसुधा एवं नया खून और नवलेखन इन पत्रिकाओं में इनका प्रकाशन हुआ। ये प्रश्न भी इस बार नेट में पूछा गया था। ठीक है? तो आप देख रहे हैं ना, इस एक क्लास से कितने प्रश्न आ चुके हैं। कौन से? वसुधा के अंदर एवं नया खून एवं नवलेखन में प्रकाशित हुआ था। फिर है जामुन का पेड़। ठीक है, जामुन का पेड़ 1960 ईस्वी में, रचनाकार है कृष्णचंद्र। और ये एक व्यंग्य कहानी है कि जामुन के पेड़ के नीचे एक बाबू या कोई एक व्यक्ति दब जाता है। फिर उसको बचाने की जो फाइलिंग की प्रोसेस है, अनवरत जो रेड टेप जिसको लाल फीताशाही कहते हैं कि यहाँ से स्वीकृति लो, यहाँ से स्वीकृति लो, फिर टिप्पणी करेगा, फिर मसौदा लिखे, ये लिखेगा, लगातार चलता रहता है और किस प्रकार से एक व्यक्ति की जान चली जाती है, उस चीज़ को आधार बनाते हुए कृष्णचंद्र ने जो भारत की जो कार्यालयी जो प्रक्रिया है उसके ऊपर व्यंग्य करते हुए एक कहानी लिखी है। नाम क्या है? जामुन का पेड़, 1960 में प्रकाशित हुई थी। फिर है भोलाराम का जीव। ये भी एक व्यंग्य कहानी है। ठीक है, 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हरिशंकर परसाई की कहानी है, व्यंग्य कहानी भोलाराम का जीव। 2016 के अंदर ये संग्रह प्रकाशित हुआ था, भोलाराम का जीव, 2016 में। और ये 1967 में कहानी आई थी भोलाराम का जीव। ये भी फाइलिंग जो है, लगातार अनवरत चलने वाली फाइलिंग है, उसके बारे में लिखी गई कहानी है, व्यंग्य है। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी। क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन। और यह है आत्मकथा। इस आत्मकथा के कुल 4 खंड है। क्या है? 4 खंड। 4 खंड कौन-कौन से हैं? जब ये आत्मकथा टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। और ये प्रश्न हर बार पूछा गया आज तक, लगता है कि हर दूसरी बार नेट में ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, जो आत्मकथा है उसके 4 खंड का क्रम क्या है, 4 में से कौन सा नहीं है इसका क्रम, ये सारे प्रश्न आज तक पूछे जा रहे हैं। फिर है आवारा मसीहा। 1974 ईस्वी में आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। और ये है जीवनी है। जीवनी किसकी है? शरत चंद्र की। वैसे इसको अगर संधि करके लिखेंगे ना तो ये ऐसे लिखा जाएगा, शरत चंद्र, है ना? तेज चे में बदल जाएगा। ठीक है, शरत चंद्र, आवारा मसीहा, 1974 ईस्वी। लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगली है एक कहानी ये भी। एक कहानी यह भी 2007 में ये लिखी गई थी, मनु भंडारी के द्वारा। और ये आत्मकथा है। मनु भंडारी की जो वैवाहिक जीवन है उसको, या उससे पहले से भी शुरू हो जाती है वैसे तो ये, लेकिन वैवाहिक जीवन को काफ़ी आधार बनाते हुए ये जो पूरा आत्मकथा है वो लिखी गई है। और मनु भंडारी अपना जो पक्ष है, जो उनका वैवाहिक जो संबंध है इनके पति राजेंद्र यादव के साथ में, वो किस प्रकार से टूटता बिगड़ता है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन किसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, किस प्रकार से इन्होंने अपनी बच्ची को पाला, और इनके स्कूलिंग वगैरह, इसके कॉलेज की शिक्षा वगैरह कैसे हुई, किस प्रकार से एक राजस्थान में रहने वाला परिवार बंगाल में जाकर किस प्रकार से आधुनिकीकरण अपनाता है, इन सारी बातों को आधार बनाते हुए, इन सारी बातों को जो अपने जीवन का अनुभव है उसको इस एक कहानी यह भी आत्मकथा में मनु भंडारी ने पिरोया है। और 2007 में ये लिखा गया था। अगला है मुर्दिया, मुर्दहिया। मुर्दिया 2010 के अंदर प्रकाशित हुआ। तुलसीराम इसके रचनाकार हैं, आत्मकथा है ये भी। तुलसीराम एक दलित लेखक हैं और दलित दृष्टि से हैं। ठीक है, दलित दृष्टि से, जो कि चमार थे जाति से हैं। चमार का जीवन किस प्रकार का है, गांव का जीवन, चमार का जीवन, और वो भी 1950 का जीवन, 1940-45 का जीवन, किस प्रकार का जीवन है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है और पूरा बताया है कि वो किस दौर से गुजरे हैं। ठीक है, मुर्दिया के भी शायद इनके भी 2 भाग हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास मुर्दिया ही हमारे कहानी से क्या नाम है, आत्मकथा हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। एक अंतिम जो है आप उदरी। आप उदरी, ये भी रमणिका गुप्ता 2015 में लिखा था और ये भी एक दलित चेतना युक्त, ठीक है, दलित चेतना युक्त आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता 2015 में आप उदरी। ठीक है, ये सारी रचनाएँ कोशिश करेंगे हम जितना हो सके इसके बारे में शॉर्ट में जाने, कुछ भी जाने, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे और सब देखेंगे। जैसे बड़ी रचनाएँ होगी ना, उनके बारे में तो हम कम ही पढ़ेंगे, लेकिन जो छोटी रचनाएँ हैं उनको सबको पढ़ेंगे ताकि प्रश्न ज़्यादा सही होने की संभावना हो। अब जो एक अंतिम चीज़ बची है, जो विधा बची है, वो है कविता, या
अरे पद्य, ठीक है। इसकी जो भी रचना है वो बची हुई है। ये शायद आधुनिक काल की आ गई है हमारे सामने। तो आगे की स्लाइड देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं वरना कि प्राचीन काल के अंदर, प्राचीन नहीं, मध्य काल के अंदर, ये आदि काल, भक्ति काल और रीति काल के जो कवि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे उनकी रचनाओं का क्रम देखते हैं, फिर देखेंगे आधुनिक काल के अंदर, ठीक है। तो जो आदि काल के जो कवि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं वो है तीन कवि, ठीक है। चंद बरदाई ये सबसे पहले हैं। आपको पता हो कि 1190 और 91 में ये जो दो युद्ध हुए थे, ठीक है, पानीपत के युद्ध हुए थे, तराई के युद्ध हुए थे, कौन से हुए? तराइन के युद्ध हुए थे शायद, है ना, इनके बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो उस पृथ्वीराज चौहान के समकालीन कौन था? चंद बरदाई। तो शताब्दी कौन सी होगी? 11वीं शताब्दी। और रचना कौन सी होगी इनकी? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। फिर मुगल शासन स्थापित हो गया भारत में। तब अलाउद्दीन और इनके समकक्ष कौन सा शासक था हमारे यहाँ पर? भारत शासक या ये जो रचनाकार है वो है अमीर खुसरो, जिन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है, अमीर खुसरो, 13वीं शताब्दी के अंदर। और इनकी जो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम से मिली थे वो है पहेलियाँ एवं मुकरियाँ, ठीक है। फिर आते हैं विद्यापति। विद्यापति को आप ऐसे कर सकते हैं 14-15वीं शताब्दी के अंदर कि विद्यापति को लेकर ये बहुत विवाद स्थिति रही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको आदिकाल का कवि माना है, ठीक है। जबकि जो जो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें विद्यापति को भक्ति काल का कवि माना है, ठीक है। तो इनकी जो पदावली रचना है, ठीक है, जो मैथिल में रची गई है, वो हमारे पाठ्यक्रम से मिलित है। तो ये चंद बरदाई के बाद में अमीर खुसरो, फिर विद्यापति, क्रम याद रखना है। फिर आते हैं कबीर, ठीक है। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और कबीर के पद हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। कबीर के बाद में आते हैं जायसी। देखिए, जो भक्ति काल में है वहां पर सबसे पहले निर्गुण जो संत धारा है, निर्गुण, वो आती है। निर्गुण में भी सबसे पहले आते हैं संत, संत के बाद में आते हैं सूफी, ठीक है। फिर आते हैं सगुण, सगुण में पहले आते हैं कृष्ण और फिर आते हैं राम। तो आप इस हिसाब से भक्तों के, अगर समय याद नहीं रह रहा आपको कि सूर पहले थे या तुलसी पहले थे, मीरा पहले थी या कौन था पहले, तो आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो याद कीजिए, निर्गुण सबसे पहले, फिर सगुण। निर्गुण में भी संत पहले अर्थात कबीर पहले होंगे और सुफी बाद में अर्थात जायसी बाद में। सगुण में कृष्ण पहले तो सूर पहले होंगे, ठीक है, और मीरा फिर उसके बाद में होगी, सूर के बाद में। और फिर राम आ जाएंगे तो अर्थात तुलसी आ जाएंगे। रह जाए याद, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली इसके अंदर, इतना इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। यहीं पर थोड़ी दिक्कत आती है, कबीर, जायसी, सूर और मीरा और तुलसीदास में पहले कौन था, ठीक है। बिहारी तो हमें पता ही इनके बाद में होगा। फिर है बिहारी, 1603 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, बिहारी से इनकी रचना है, ठीक है। फिर है गणानंद। गणानंद जो रीतिकाल के कवि के रूप में अंतिम कवि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, और 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो कवि थे गणानंद के, वो कुछ हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये हो गए आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के कवि जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इनका क्रम ये हो गया। इससे याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वापस, फिर आते हैं आधुनिक काल के अंदर। आधुनिक काल के कुल 12 कवि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। कितने कवि? 12 कवि सम्मिलित है। और 12 को 12 याद करना है अपने को। अब है शुरू मेन बात तो, ठीक है। तो आधुनिक काल के अंदर हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो कवि हमारे सामने आते हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। इनका एक विशाल काव्य ग्रंथ है, प्रबंध काव्य ग्रंथ है, उसका नाम है प्रिय प्रवास, ठीक है। इसका पहले नाम था ब्रिजांगना ना विलाप, ठीक है। ब्रिजांगना विलाप इसका नाम था, शायद ब्रिजांगना या ब्रिज विलाप ऐसा कुछ नाम था इसका, ठीक है। वापस बता देंगे जब देख आएगा सामने। तो प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है इसको, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम, खड़ी बोली का
ठीक है। प्रथम प्रबंध रचना या प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है किसको? प्रिय प्रवास को। अगला है मैथिली शरण गुप्त जो कवि है, उनका है भारत भारती और साकेत। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुआ और साकेत कब हुआ? 1931 में। ठीक है, 1931 के अंदर। इसको महाकाव्य कर लो, प्रबंध तो मत करो बोले आप। ठीक है, 1912 में भारत भारती, 1912 में ठीक है। आपको ऐसे करना है कि इंग्लिश के अंदर भारत को लिखोगे तो BH लिखोगे ना, तो ये भारत और ये B 12 में, ये याद रखना। इसी प्रकार से बनेंगी चीजें, याद रहेगी, नहीं तो याद नहीं रहेगी। कि भारत 12, ठीक है। साकेत, ठीक है, साकेत में के लगता है ना, तो 31 में भी के लगता है, ऐसे याद कर लेना। साकेत 31 के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, तभी चीजें याद रहेगी। साकेत ये किसके? मैथिली शरण गुप्त के दो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, एक तो भारत भारती और एक साकेत, जो 1912 और 31 में प्रकाशित हुई थी। फिर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की दो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, आंसू और कामायनी। आंसू का प्रकाशन हुआ 1925 ईस्वी में और कामायनी का हुआ 1935 ईस्वी में। 10 वर्ष का गैप इन दोनों के बीच में। आंसू का प्रकाशन कब हुआ? 1925 में, ठीक है। और कामायनी का 1935 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, ठीक है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब एक बात और भी है इसके अंदर कि ये जो रचनाओं का क्रम दिया गया है, ठीक है, जो यहाँ पर कवि दिए गए, देखिए रचनाएं ऊपर नीचे हो रही है, जो जो कवियों का है ना, ये जन्म के अनुसार कालक्रम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए, फिर मैथिली शरण गुप्त पैदा हुए, फिर जयशंकर प्रसाद हुए, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि इस प्रकार से ये पैदा हो रहे हैं, इस प्रकार से हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनकी जो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, कौन कौन सी है? जूही की कली, जागो फिर एक बार, ठीक है, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और बांधो ने नाव स्थाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनकी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसका नाम है जूही की कली। ठीक है, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी, 1921 में फिर प्रथम प्रकाशन इसका 1922 में। ठीक है, नई कविता और परिमल में इसको जगह दी गई। नई कविता जो पत्रिका है इसमें प्रकाशित हुई थी, जूही की कली सबसे पहले। फिर है जागो फिर एक बार, 1929 ईस्वी में परिमल, परिमल जो कविता संग्रह उसमें प्रकाशित हुई थी, परिमल में 1929 ईस्वी में। कौन सी? जागो फिर एक बार। फिर आती है सरोज स्मृति। ठीक है, ये ऐसी रचना है जब निराला अपनी आर्थिक विपन्नता और पारिवारिक सदस्यों की क्षति के कारण पूर्ण तरह टूट चुके थे। ठीक है, तब ये 1935 में सरोज स्मृति को अपना जो सब कुछ, जो भी जितने भी पुण्य हैं, जो भी अपने जीवन की कमाई है, उस सब का तर्पण कर देता है। ठीक है, उसी में लिखते हैं दुख ही जीवन की कथा रही। ठीक है, इस प्रकार से निराला इतने ज्यादा टूट जाते हैं। लेकिन उसके अगले ही वर्ष 1935 में लिखा सरोज स्मृति, उसके अगले ही वर्ष राम की शक्ति पूजा के रूप में महाप्राण निराला फिर से अपने जीवन में ऊर्जा का संचार करते हुए, भरते हुए उठ खड़े होते हैं। और हिंदी साहित्य की, अगर मुझे कोई कहे कि हिंदी साहित्य में अर्थ की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, ठीक है, एक सबसे नवाचारी कविता कौन सी है, जो एक मतलब बिल्कुल भी मुर्दा व्यक्ति के अंदर भी जान भर दे, ऐसी कविता कौन सी है? तो मैं उस कविता का नाम लूंगा राम की शक्ति पूजा। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो सरोज स्मृति और ये 1936 राम की शक्ति पूजा दोनों ही किसमें हुई थी? अनामिका जो का कविता संग्रह है, 1938 में अनामिका, 38 में अनामिका, उसमें प्रकाशित हुई थी। और राम की शक्ति पूजा भारत पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी। फिर निराला क्या करते हैं? राम की शक्ति पूजा लिखने के बाद में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन भारत में होता है। और जो प्रगतिशील ताकतें हैं, वो एक नए सुर के साथ में उभर कर सामने आती है और समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए कहानियां और कविताएं लिखने लगती है। और कोई भी जो सजग कलाकार है, सजग जो कवि है, ठीक है, उपन्यासकार है, कोई भी लेखक जो सजग है अपने समाज के आसपास की घटने वाली घटनाओं के प्रति और अपनी सामाजिक अवस्थाओं के प्रति, वो उस नए दौर से वंचित नहीं रह सकता या फिर अनजान नहीं रह सकता।
तो ऐसी स्थिति में निराला पर भी समाजवाद का प्रभाव आता है, मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। प्रगति सोच को अपने कविता में सम्मिलित करते हुए वो कुकुरमुत्ता नाम की कविता लिखते हैं 1941 में, जो लंपट मार्क्सवादियों के साथ साथ पूंजीवाद पर भी एक प्रहार करती है। कविता का नाम क्या है? कुकुरमुत्ता, 1941 ईस्वी, हंस में प्रकाशित हुई। फिर कुकुरमुत्ता के 3 संस्करण भी प्रकाशित हुए 1943 से 48 तक है, हंस पत्रिका में। ठीक है, हंस किसकी है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद कौन है? मार्क्सवादी टाइप के आदमी हो गए लास्ट में। ठीक है, तो हंस में इसका प्रकाशन हुआ कुकुरमुत्ता का। और कुछ जो समीक्षक हैं, आलोचक है, उन्होंने तो इसको सांप या बिच्छू झाड़ने का मंत्र या ओझा की भी संख्या दी है कुकुरमुत्ता को। ठीक है, अगली कविता है बांदो ने इस ठाव बंधु। वास्तव में तो ये गीत है एक, या प्रगीत मान सकते। क्या है? गीत। बांदो ने नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। ठीक है, अर्चना जो इनकी कविता संग्रह है 1950 ईस्वी में, उसमें ये प्रकाशित हुई 1950 में, अर्चना में। ठीक है, ये है निराला जी की जितनी भी कविताएं अपने पाठ्यक्रम में। फिर है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी 3 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। एक तो परिवर्तन, एक प्रथम रश्मि और द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र। ठीक है, परिवर्तन, प्रथम रश्मि और द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र। तो प्रथम रश्मि 1919 और 1927 में वीणा जो कविता संग्रह है उसमें प्रकाशित हुई। परिवर्तन पल्लव के अंदर 1924 में इसका लेखन हुआ और 1928 में पल्लव के अंदर प्रकाशित हुई। और फिर है द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, अर्थात जब पुराना जो पत्ता है वो झड़ जाएगा तभी तो नया पत्ता आएगा। तो ये जो कविता है 1934 में लिखी थी, और ये युगांत के अंदर, अर्थात एक युग बदल चुका है, युग का अंत हो चुका है, नया युग आएगा। ठीक है, तो युगांत की घोषणा है 1936 में सुमित्रानंद पंत की ये कविता प्रकाशित हुई। ठीक है, फिर है महादेवी वर्मा। 1 घंटे 6 मिनट की क्लास होगी अभी। ठीक है, घंटे आधे घंटे में निबेड़ देंगे, कोशिश करेंगे। फिर है अगली महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की ये जो 4 कविताएं हैं ये अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। ठीक है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूं। बीन भी हूं मैं तुम्हारी और रागिनी भी हूं 1934 ईस्वी में नीरजा जो कविता संग्रह उसमें प्रकाशित हुई। ठीक है, किसमें? नीरजा संग्रह में 1934 ईस्वी में बीन भी हूं मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूं। फिर अगला है मैं नीर भरी दुख की बदली और फिर विकल है प्राण मेरे। ये जो 2 गीत हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, 1936 ईस्वी में सांध्य गीत में प्रकाशित हुए। ये भी याद रखना, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942 के अंदर। ठीक है, संध्या गीत में। फिर है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, 1942 ईस्वी में दीपशिखा के अंदर ये गीत सम्मिलित हुआ। दीपशिखा कब प्रकाशित हुआ? 1942 के अंदर। ठीक है, रामधारी सिंह की 2 रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? रश्मि रति और उर्वशी। ठीक है, रश्मि रति 1952 में लिखी गई, ये खंड काव्य है। और उर्वशी 1961 में एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, उर्वशी पुरुष और नारी के संबंधों को, आपसी संबंधों को आधार बनाते हुए किस प्रकार से संबंध शुरू होते हैं, फिर प्रगाढ़ होते जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये जो उर्वशी ये पूरा जो पद्य काव्य लिखा गया 1961 ईस्वी में लिखा गया था रामधारी सिंह दिनकर का। और 1952 में कौन सा लिखा गया था? रश्मि रथी। 1952 में कौन सा लिखा गया था? रश्मि रथी। याद रखना आपको। आगे देखते हैं। नागार्जुन, अगले कवि अपने नागार्जुन। नागार्जुन की जो कविता है अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वो है बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, मनुष्य हूँ, खुरदरे पैर, कालिदास और शासन की बंदूक। ठीक है, जो ये जितने भी कहा कविताएं हैं वो किस किस में प्रकाशित है? एक तो युग धारा में प्रकाशित है। कौन सा? बादल को गिरते देखा है, युग धारा में प्रकाशित है। फिर है अकाल और उसके बाद, और कालिदास और खुरदरे पैर। कालिदास, खुरदरे पैर और अकाल और उसके बाद, ये जो कविताएं हैं वो प्रकाशित हुई है सतरंगे पंखों वाली में। सतरंगे पंखों वाली 1959 के अंदर प्रकाशित हुई थी, सतरंगे पंखों वाली। और जो मनुष्य हूँ, ये जो कविता है ये प्रकाशित हुई थी युग धारा में। ठीक है, युग धारा में 1938
बादल को गिरते देखा 1938, अकाल और उसके बाद 1952, मनुष्य 1953, खुरदरे पैर 1957 और 61, कालिदास 1959 और शासन की बंदूक 1966 के अंदर प्रकाशित हुआ। ये किसकी रचना है? नागार्जुन की। नागार्जुन के जो काव्य संग्रह हैं उनको याद रखना है। वैसे भी जब हम कवियों को पढ़ेंगे तो जितने भी इनके आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं, इनके काव्य संग्रह, उनके सबके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। कौन सा कब प्रकाशित हुआ, किस किस कौन सा उपन्यास है, कौन सी कहानी है, इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है ये। अब आते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेयी। ठीक है, इनकी जो कविताएं अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं वो है कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, यह दीप अकेला, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, ये इनके कविताएं हो गई। कलगी बाजरे की जो कविताएं हैं वो आधुनिक मनुष्य की उस समस्या को ढूंढती है, या फिर जो नई कविता के जो कवि हैं, जो नई कविता के कवि हैं, इस आंदोलन के कवि हैं, वो नए उपमान की तलाश में हैं। ठीक है, तो वो अपनी जो नायिका है उसको ललाटे सांझ की अकेली नभ तारिका ना कहकर कलगी बाजरे की कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो नए उपमानों की तलाश की ये कविता है कलगी बाजरे की। ठीक है, और 1949 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। और हरी घास पर क्षण भर, ये दोनों ही क्या हो गया, इसका जो काव्य संग्रह उसका नाम है हरी घास पर क्षण भर, और 1949 में प्रकाशित हुई। ठीक है, यह दीप अकेला 1952-53 में प्रकाशित हुआ। और बावरा अहेरी, यह दीप अकेला, इसे भी पंक्ति दे दो। ठीक है, बावरा अहेरी 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसके अंदर ये सम्मिलित किया गया है। फिर है असाध्य वीणा। जो असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। ठीक है, 1961 में प्रकाशित हुई थी। और आंगन के पार द्वार कविता संग्रह है, उसमें इसको सम्मिलित किया गया है। आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में जो 1961 में प्रकाशित हुआ, उसमें असाध्य वीणा कविता को सम्मिलित किया गया है। फिर है कितनी नावों में कितनी बार, कविता संग्रह का नाम भी यही है, कितनी नावों में कितनी बार, और 1967 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, 1967 में। अगले हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी दो ही कविताएं अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, और इनके टेक्स्ट से तो हर बार सवाल पूछा ही जाता है, कभी सतपुड़ा के जंगल से, कभी गीत फरोज से। 1956 में प्रकाशित हुए, और इनका जो कविता संग्रह उसका नाम भी है गीत फरोश। ठीक है, फिर आते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की 3 कविताएं अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और भूल गलती। ठीक है, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में और भूल गलती। और ये जो तीनों ही कविताएं हैं वो चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कविता संग्रह में इन तीनों ही कविताओं को सम्मिलित किया गया है। तो ब्रह्म राक्षस 1957 में, अंधेरे में 1957 और 1962 के अंदर कुछ परिवर्तन के साथ 1962 में, और फिर भूल गलती 1964 में। ठीक है, ये याद रखना आपको क्रम। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में। और ये जो अंधेरे में कविता है, इसके बारे में इस बार प्रश्न पूछा गया था नेट के अंदर कि कल्पना पत्रिका में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित 1964 में, फिर चांद का मुंह टेढ़ा से प्रकाशित हुई थी। कल्पना पत्रिका का आपको याद रखना है। कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सबसे पहले, और उसका नाम क्या था उस टाइम, शीर्षक क्या था, आशंका के दीप अंधेरे में। ठीक है, अगले जो पद्य रचनाकार है अपनी पाठ्यक्रम में वो है धूमिल। ठीक है, धूमिल। धूमिल की 4 कविताएं अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद, ये 1967 में आमुख पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। संसद से सड़क तक कविता संग्रह का नाम 1972 के अंदर 3 आ गई थी, और रोटी और संसद ये कल सुनना मुझे, शायद इसमें कुछ गलती है, फिर मैं आपको वापस क्लियर करवा दूंगा इसका। ठीक है, तो इनके जो कविता संग्रह वो याद रखना आप, संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। ठीक है, ये 2 इनके कविता संग्रह हो गए। तो देखिए अब क्या हो गया, अब तक हम कहाँ पहुंच गए हैं। जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, उनके जो भी रचनाकार है, उनके सब के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, कि किसने क्या लिखा है और कौन सी कब प्रकाशित हुई थी, उसके बारे में बात कर ली है। अब जो एक अंतिम चीज बची है वो ये बची है कि जितने भी लेखक हैं अपने पाठ्यक्रम में, कुल कितने लेखक हैं, 58 या 68, इतने कुछ लेखक, 58 लेखक है शायद अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित, नहीं 47। ठीक है,
इन 47 के 47 लेखकों का क्या हो गया? 59 जो लेखक है टोटल अपने पाठ्यक्रम में, इन 59 लेखकों का जीवन क्रम क्या है, काल क्रम क्या है, कौन पहले पैदा हुआ, कौन बाद में पैदा हुआ, इसको देखते हैं। इससे भी 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। हर बार 2 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि कौन कब पैदा हुआ, ठीक है? क्रम जचाने के बारे में भी पूछा जाता है। साथ-साथ में हमने इनका जो का इनकी जो रचनाएँ अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसकी भी एक अलग सारणी दे दी है। क्योंकि देखा होगा आपने, निराला जो है, निराला की कविता भी अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और भी रचना निराला की तो शायद कविता ही रचना पाठ्यक्रम में है। जैसे कि मनु भंडारी होगी, इनका आपका बंटी भी हमारे पाठ्यक्रम में है और इनकी आत्मकथा भी है, महाभोज नाटक भी है, ठीक है? इस प्रकार से और रचनाएँ हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो क्या हो गया, इनकी कॉमन हो गई। तो कुल जो लेखक हैं वो उन केवल अपने पाठ्यक्रम में 59 लेखक हैं, लेकिन रचनाएँ कितनी हैं? 123 रचनाएँ हैं। 123 रचनाएँ उनकी अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो ये अंतिम क्लास होगी और मुझे लगता है कि तथ्य की दृष्टि से ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा होगी तो फिर आप बोर ही हो जाओगे, ठीक है? 1 घंटे 15 मिनट की होगी, जो अगली क्लास होगी लगभग 40-45 मिनट की और क्लास होगी। तो 2 क्लास के अंदर पूरा का पूरा आप मान के चलो 2 घंटे से कम का समय की क्लास है और जब भी आप मेरे वीडियो को 1 से ज़्यादा या मान लो सवा की या डेढ़ की स्पीड करके देखोगे, ठीक है? तो वो 1 घंटे में पूरा वीडियो हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो ये पीडीएफ है, आपको उपलब्ध करवाई गई है, उस पीडीएफ का प्रिंट निकाल कर हाथ से प्रैक्टिस करते रहो। 2 बार क्लास देख लोगे पूरी की पूरी फास्ट स्पीड में और 1 बार खुद पढ़ लोगे, फिर 2 बार क्लास देख लोगे, सुन लोगे, देख लोगे ना, तो पूरा याद हो जाएगा और मान के चलो 7-8 प्रश्न, 10 प्रश्न मतलब 10 प्रश्न अधिकतम और कितने और 5 प्रश्न न्यूनतम। इसकी संख्या कितनी भी हो सकती है, 5 से 10 के बीच में प्रश्न इस 1 डेढ़ घंटे की क्लास से आना ही आना है और निश्चित रूप से आना है। इसीलिए मैं इस क्लास में सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये क्लास आपके यूजीसी नेट जेआरएफ की बुनियाद है, ठीक है? तो इस बुनियाद को आपको 1 घंटे 15 मिनट की जो भी क्लास है, इसको आपको याद करना है कल और कोशिश करना कि कल हम जो अंतिम क्लास है इसको भी ले लेते हैं। याद करके और फिर आना आप कि भाई हमने ये पूरी क्लास याद कर ली, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कुछ लड़कों ने कमेंट किए थे कि भई किस प्रकार से नेट क्लियर कर सकते हैं? पर्सनल गाइडेंस देके हमें बताओ। तो पर्सनल गाइडेंस यही है कि जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो आपकी मर्ज़ी है, जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, वो पढ़ लो। मैं अगले 2 महीने में जो भी नेट की जो भी क्लासें लूँगा लगभग मान लो 40 क्लास ले ली तो, ठीक है? तो 40 क्लास में से आप मान के चलो 40 क्लास में से 70 से 80 प्रश्न सीधे-सीधे आ जाएँगे। हिंदी साहित्य के 70 से 80 प्रश्न की बात कह रहा हूँ मैं। ठीक है? और 70 से 80 प्रश्न हिंदी साहित्य में सही करने का अगर उसमें से आपने याद रह गया आपको और आपने 50 भी सही कर लिए ना, तो भी आप कितना नज़दीक पहुँच जाओगे ये बताओ, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके इन क्लासों को रट भी लें, क्योंकि अब मान लो क्लास अभी डाल रहा हूँ मैं आपके यूट्यूब पर और आपने पढ़ ली उसको, तो आप इसको रट लो, 2-4 दिन के अंदर बढ़िया तरीके से रट लो, कल दूसरी क्लास ले लेंगे, फिर और क्लास ले लेंगे, फिर रोज़ाना की डेली 1-2 क्लास ले लेंगे, तभी तो चीज़ें तैयार होगी। ठीक है? इतना ही बोलते हैं, ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको ज़रूरत है पढ़ने की। ठीक है? धन्यवाद। प्लूटो हिंदी में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।